सर क्या व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस K2 एयरवेज कार्गो जेट? क्या हुआ सर इसके साथ, क्या समझ आती है आप? जी जामी साहब अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये तो बहुत ही जंप टू द कंक्लूजन की बात हो जाएगी, व्हाट वेंट रॉन्ग। इस स्टेज पे तो हम सिर्फ सारी तवज्जो जो मेरा तजर्बा है और मेरा अपना जी कि हम सर्च एंड रेस्क्यू पे देते हैं, जी फैमिलीज के साथ जाके कंडोलेंस बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और फिर जाहिर है जो डिफरेंट एजेंसीज आती हैं उनसे ताउन करते हैं। बिल्कुल ठीक। देखें, इन्वेस्टिगेशंस जो है ना, ये काम है स्टेट का, यानी पाकिस्तान के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का, और बोइंग और दूसरे एनटीएस भी, तमाम इदारे जिनका किसी न किसी तरीके से स्टेक इसमें होता है एविएशन सेफ्टी में, वो इदारे अपनी पूरी हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर देते हैं। अभी जैसा आपने बताया कि इसका कुछ मलबा नजर आ गया, तो इट्स अ गुड साइन, मलबा नजर आ गया। बाकी व्हाट वेंट रॉन्ग, इस पे तो कयास आराइयां ही हो सकती हैं, बट एक चीज बहुत वाज़ेह है कि कोई, देखें, एयरक्राफ्ट में जब फ्लाई कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस पायलट्स थे सारे, दे आर ऑलमोस्ट कैप्टन, तो यूं समझ लें कि लाइफ टाइम जानने वाले हैं हमारे दोस्तों में से। बहुत अफसोस है। और मेरे जो कैप्टन मोहसिन हैं, जो इसी जहाज के माहिर हैं, उनके कोर्समेट थे। पायलट के लिए सबसे अहम एयरक्राफ्ट की कॉकपिट के अंदर ये होता है कि उन्हें हर वक्त अपनी पोजीशन का पता चले, जी उनकी हेडिंग क्या है, उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस में है, तो ये बहुत अहम होता है। दूसरा, कांटेक्ट विद दी रेडार्स, और वो जो उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं या जो उनको किसी किस्म की हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो सडनली इतनी चेंजेस आई हैं कि जो मैंने सुना है कि हेडिंग चेंज हो गई है, फिर डाउनवर्ड बहुत स्पीड बढ़ गई, जी फिर और स्पीड बढ़ गई, तो जहन ज़ाहिर है मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जाता है कि क्या उनको जो बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा जा सकता है कि कॉकपिट में जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी, जो उनको डैशबोर्ड होता है दूसरी इंफॉर्मेशन, कि एक कहते हैं हम डिसोरिएंटेशन भी कह सकते हैं, स्पेशल डिसोरिएंटेशन भी कह सकते हैं, एंड बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट्स की इनपुट से जो डैशबोर्ड पे डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है, वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन से अगर डिफर कर जाए, तो देन पायलट के एक्शंस जो होंगे वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको एक जी जी आइडिया वाज़ेह दिया। शक्ल बता अच्छा दी सर जी, ये कहा जा रहा है कि नेविगेशन को सिस्टम पहले शायद ख़राब हुआ, फिर कराची कंट्रोल रूम से राब्ता हुआ वहाँ से, और फिर अचानक तैयारा नीचे आता दिखाई दिया। लेकिन ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन के मामला, जैसे आप भी बता रहे हैं, थारो इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर आपसे, अगर आप इजाज़त दें, कि इस तैयारे के हवाले से बताया जा रहा है कि पहले ये पैसेंजर था, फिर कार्गो हुआ, और कुछ 27 साल तैयारा है और उसमें कोई नक्स था, उसको ठीक करने ये शारजा एक कंपनी के पास भेजा गया था। क्या ये भी मैटर करता है तैयारा कितना पुराना है? देखें, आपकी चारों चीजें अगर मैं याद रख सकूं प्रॉपरली, देखें, तैयारे के पुराने होने से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। इसलिए कि तैयारा अगर अपना तमाम इंस्पेक्शन वक्त पे कराता चला जा रहा है, तो वो एयरवर्दी होता है, और मुख्तलिफ कंपनियों को चेंज करता जाए, तो तैयारे की लाइफ से बस जाहिर कोई ऐसा ताल्लुक होता नहीं। ठीक है। नंबर टू, तैयारे का जो रोल है, कभी वो मुसाफिर रहा और फिर कार्गो बन गया, तो इससे भी कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि जब वो मुसाफिर तैयारा है, तो उसकी जो सर्टिफिकेशन होती है बाई सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो उसके मुताबिक कर दी जाती है। जब कोई भी कंपनी उसको एक्वायर करके चेंज करती है दी रोल कि अब वो सिर्फ कार्गो सामान ले जाया जाएगा, तो उसकी तमाम जो कैपेबिलिटीज होती हैं, उसके मुताबिक उसको सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेशन एज ए कार्गो मिल जाता है। तो ये तो तीन चीजें हो गई। अब रहा कि कोई उसमें नुक्स था, तो देखें, तैयारों में नुक्स तो आते जाते रहते हैं, और नुक्स की बेहतरी के लिए या उनको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए बताया जा रहा है, आप भी बता रहे हैं कि इसको शारजा भेजा गया था। तो जाहिर है जो नुक्स था उसको ठीक करने के लिए अगर उसे शारजा भेजा गया था, तो नुक्स दूर करने के बाद एक फंक्शनल चेक फ्लाइट जरूर होती है, ग्राउंड चेक्स होते हैं, सेफ्टी के चेक्स होते हैं, और उसके बाद अगर नुक्स ऐसा है कि एक दफा फ्लाइट करके भी नुक्स को दूर करने की सर्टिफिकेशन हो, तो उसको हम फंक्शनल चेक फ्लाइट कहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इसकी फंक्शनल चेक फ्लाइट की रिक्वायरमेंट थी या नहीं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नुक्स का नहीं पता है। तो तमाम चीजों से गुजर कर अब एक चीज की मैं
आपके नेक्स्ट सवाल पूछने से पहले ही निशानदही या आइडेंटिफिकेशन कर दूं कि देखें, आफ्टर ऑल 1985 में मैंने इंग्लैंड से कोर्स किया था, फ्रांस से जी। जहाज़ों की इन्वेस्टिगेशन का। और अब जैसे जैसे एक दहाई गुजरती गई तो यूं समझें कि हादसा दुनिया भर में कम हो गए। अच्छा। तो इन्वेस्टिगेटर्स का वो तजर्बा इन्वेस्टिगेशन का कम से कम होता चला जा रहा है। दूसरे तरीके से उनकी काबिलियत को, उनकी सलाहियत को इनहेंस किया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल हादसात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वर्ल्ड वाइड ये इशू है कि इन्वेस्टिगेटर्स को एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, क्योंकि हादसात की शरह बहुत कम हो गई है। तो यूं समझ लें कि आई वॉज लकी, या कुछ और लोगों की बदकिस्मती थी कि मैंने तो तकरीबन 30-40 जहाज़ों की इन्वेस्टिगेशन फिजिकल हालात में की है। जी। 3 से 4 बड़े जहाज, जिसमें मलेशियन एयरलाइन का जहाज शामिल है 370, जी जी जी। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन का जो था एक बड़ा बोर्ड था। उसमें चूंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रह चुका था, उनके बोर्ड को ये जिम्मेदारी मिली थी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन समंदर में करते हैं उसका खर्चा बहुत आता है, बहुत खर्चा आता है, हर मिशन का खर्चा आता है। तो एनी हाउ, टू कट इट शॉर्ट, it is very difficult investigation. Recovery of parts will be very expensive and difficult. And ultimately, determine करने में कि what went wrong, जब तक तमाम एजेंसीज का एक कंसेंसस नहीं होता, तो जो फाइंडिंग होती है, ठीक, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा सर, ये नसीम साहब ठीक कह रहे हैं, टेक्निकली जरी बात आपकी, हम तो जो देखने वाले हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जहमत दी हुई है ना, कि आप उनको आगाह कर सकें। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक जनरल कंसेप्ट ये है कि ये जो बोइंग है ये बड़ा महफूज तैयारा होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये 737 की न्यू जनरेशन का जहाज कहलाता है। बोइंग 737 तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में इसकी तादाद सबसे ज्यादा है। ठीक है, मैंने सिएटल में इसकी असेंबली लाइन भी देखी भी है। इसकी तादाद, जहाजों की तादाद जो प्रोड्यूस किए गए हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस, वो सबसे ज्यादा है। और इसके बहुत से नए वर्जन्स भी आ चुके हैं, 800 सीरीज तक ये चला गया। ठीक है, तो तैयारा बहुत महफूज है। अब जिस चीज से मैं आ रहा था और मेरी तवज्जो, मतलब मैं कहता हूँ डिस्ट्रैक्शन होगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखें, तैयारे कितने ही महफूज हों, एयरलाइन का जब तक सेफ्टी कल्चर एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड का नहीं होगा, तो जब एयर क्रू को इन ऑपरेशनल कैपेसिटी, यानी वो जहाज उड़ा रहे हैं, वहां पर कुछ अनदेखे मुश्किल हालात पेश आएंगे, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है जी। वहां पर वो क्या कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा। देखें, बिल्कुल ठीक, इमरजेंसी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हादसात होते हैं। बट मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूँ, देखें, और मुल्कों में भी इमरजेंसीज आई, बड़े जहाजों की भी आई, 380 को भी आई और 777 को भी आई। बड़ी बड़ी इमरजेंसीज हैं, जिसका आप भी चूंकि आप मीडिया में आप देख सकते हैं कितनी सीरियस इमरजेंसीज आई हैं, लेकिन वो हैंडल करने में बखूबी कामयाब भी हो गए। और बाज़ दफ़ा एयर फ्रांस का भी क्रैश हो गया, कॉन्टास का क्रैश नहीं हुआ, उसमें बहुत बड़ी इमरजेंसी थी, अगर आपको याद हो। इन फ्लाइट इंजन जी ब्रेकअप हो गया था। बहरहाल सर, बहुत ही अफसोस है, अहले खाना जो है इन फ्लाइट में जो मौजूद थे, उनके लिए इज़हार हमदर्दी। बहुत शुक्रिया सर।